सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? देखिए, मैं इस पर एक ही बात कर रहा था ना, आपने अक्सर सुना होगा, बाहर देखते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भी पता है, लोगों को भी मैं देखता हूँ, जब वो सड़े हुए तेल के अंदर तले हुए समोसे खा लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा खा रहे हैं, वो गुलाब जामुन के ऊपर मक्खियां बैठी हुई वो खा लेते हैं, कुछ भी नहीं होता उनकी हेल्थ को। हम यहाँ मसल की तोड़ फोड़ करते हैं, मसल की तोड़ फोड़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, कि मसल्स को तोड़ते हैं। मसल्स बनेंगे कब? जब आप जिम से बाहर जाके डाइट लेंगे। तो डाइट का रोल ये है। सप्लीमेंट्स के रेफरेंस से हम सुनते हैं कि पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, तो उसके रेफरेंस से आप क्या राय देंगे? सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? देखिए, मैं इस पर एक ही बात कर रहा था ना, आपने अक्सर सुना होगा, बाहर देखते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भी पता है, लोगों को भी मैं देखता हूँ, जब वो सड़े हुए तेल के अंदर तले हुए समोसे खा लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा खा रहे हैं, वो गुलाब जामुन के ऊपर मक्खियां बैठी हुई वो खा लेते हैं, कुछ भी नहीं होता उनकी हेल्थ को। लेकिन जब बात आती है सप्लीमेंट की, ठीक है, तो वो कहते हैं अरे ये सेफ है या नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। सप्लीमेंट्स देखें जरूरी है। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? अगर लेट सपोज मैं किसी अपनी खुराक से, डाइट से वो प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहा, जो कि मेरी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, नीड है उसकी, तो मैं उसके अल्टरनेट में सप्लीमेंट ले लेता हूं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेट सपोज मेरी इतनी डाइट ही नहीं है कि जहां से मैं विटामिन D3 पूरा कर सकूं, मैं इतनी फिश ले ही नहीं सकता डेली बेसिस पे, तो मैं सप्लीमेंट इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल, मतलब जिस तरह देखिए मल्टीविटामिन्स बिल्कुल आप कह सकते हैं या प्रोटीन कह सकते हैं। इसी तरह आपकी स्ट्रेंथ नहीं है और आप अगर एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आपको BCAA हो गया, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कुछ ले रहे हैं, कुछ क्रिएटिन लेते हैं, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ले रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई साइड इफेक्ट्स? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी किस्म के कोई नहीं, ना अभी तक कोई ऐसा प्रूव आया। वो फेक सप्लीमेंट कुछ लोग खा लेते हैं और फिर उसके नतीजे में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो फिर वो कहते हैं कि नहीं सप्लीमेंट्स नीड है। भाई अगर मेरी नीड नहीं पूरी हो रही, डाइट पूरी, जो तो हमारी यंग जनरेशन है, बहुत से लड़के हैं, एक आइडियल बॉडी वेट या बॉडी टाइप को अचीव करने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। करना है, बिल्कुल, ये जरूरी है। अच्छा, ये मैं नहीं कहता कि 100%। अब इसमें स्टेरॉइड्स में और सप्लीमेंट्स, ये दो डिफरेंट चीज है ना। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोग स्टेरॉइड को सप्लीमेंट के अंदर लेते हैं, वो एक PED कहते हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग, वो एक अलग चीज आती है, स्टेरॉइड्स आते हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली क्या है? मेरी डाइट का अल्टरनेट, कि लेट सपोज मैं 3 मील, आपने कहा मेरी ऑफिस जॉब है, देखिए आपने कहा मेरी ऑफिस जॉब है और मैं 3 मील्स नहीं ले पा रही, तो और मेरा प्रोटीन भी पूरा करना है, आपने अगर 80 ग्राम या 100 ग्राम दिया, तो मैं आपको कहूंगा 20 ग्राम की एक हेल्प ले लें, बोतल में शेक करें पानी डाल के और पी लें, आपका टाइम भी बच गया और 1 मील आपने वहां से ले ली। तो इसका मतलब है सप्लीमेंटेशन करना। इसी तरह बॉडी में अपने रिक्वायरमेंट है ना, D3 नहीं पूरा हो रहा, बॉन्ड्स में प्रॉब्लम है और मैं इतनी ज्यादा फिश नहीं ले सकती, तो मैं आपको कहूंगा D3 एक टैबलेट ले लें, 5000 IU ले लें या 10,000 IU आप डेली बेसिस पे ले लें, तो काम हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है। इनमें डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स? बहुत डिफरेंट है। देखिए, इंजेक्शन फॉर्म में लेना एक अलग चीज है, स्टीरॉइड वो भी क्या साइड इफेक्ट्स हैं? बहुत हैं उसके, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत साइड इफेक्ट हैं, लेकिन बड़े प्रोफेशनल लोग लेते हैं उसे, लेकिन उनके बैक एंड पे प्रोफेशनल लोग होते हैं गाइड करने वाले, और उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनके बाकायदा टेस्ट करते हैं। लेकिन वो तब है जब आप स्टेज लेवल की बॉडी आपने बनानी है। अगर आपको स्टेज लेवल पे जाना ही नहीं है, तो लोगों को दिखाने के लिए अगर आप समझते हैं कि मुझे स्टीरॉइड लेना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको जरूरत है, फिटनेस मेंटेन करनी है, कोई जरूरत नहीं। आप नेचुरल से एक अच्छी फिजिक ले सकते हैं, आप नेचुरल डाइट से और एक्सरसाइज से एक अच्छी नोटिसेबल फिजिक ले सकते हैं, अगर आप उन स्टेज लेवल के बॉडी बिल्डर्स को नहीं देखें। अच्छा, जैसे कि हम डाइट का रोल जानना चाह रहे हैं कि कितने % डाइट है और कितने % वर्कआउट है, एक आइडियल बॉडी जो हम चाहते हैं शेप में आना, तो कितने % क्या रोल प्ले करता है? देखिए, 2 क्वेश्चन है इसके और उसमें आपको एक जवाब मिल जाएगा। देखिए, जिम आप आते हैं, आप कहते हैं, हमसे अक्सर कह रही होती है फीमेल, यार हमें जिम आकर क्या करना है, वेट लॉस करना है। तो मैं कहता हूँ वेट लॉस जिम के अंदर नहीं होगा, जिम के बाहर होगा, कि जो आपके पास 23 घंटे बाकी के बचते हैं 1 घंटे के अलावा, वहां पर आपकी क्या रूटीन है। इसके अलावा वॉक के रेफरेंस से आप क्या कहना चाहेंगे कि वॉक करना कितना जरूरी है या जरूरी नहीं है या बिल्कुल जरूरी नहीं है? तो ये वॉक का क्या रोल है फिटनेस के रेफरेंस से? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप अपना बताएं, जब आप एब्सेंट थी और आप कह रही थी कि मैं वॉक कर रही हूँ, वो क्या बात थी जो आप मुझसे कह रही है मैं एब्सेंट नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और जब मैं पूछता था क्या एक्सरसाइज कर रही हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? बिल्कुल, आपने मुझे गाइड किया वॉक के रेफरेंस से, क्योंकि मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैं वॉक ही समझती थी कि यही फिटनेस है, लेकिन जब मैं आकिब साहब के पास आई, इन्होंने मुझे गाइड किया कि वॉक इज नॉट इनफ। अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो वॉक एक पार्ट है। तो इस पे आप बताएं कि वॉक क्या रोल प्ले करता है, या वॉक जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए, वॉक 2 मसले ना। अगर वॉक के अंदर में एक तो आपको बेनिफिट तो शायद बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप सिंपल वॉक पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे वॉक पर, तो फिर तो रिजल्ट्स कोई नहीं है। देखिए, एक तो आप वेट लॉस कर रहे हैं ना टारगेट,
उसमें होता है कि कैलोरीज आपकी जितनी बर्न हो रही हैं, तो जैसे कि ये आपने नेचुरल मुझे फैक्ट है। बताया था कि मसल लॉस और वेट लॉस दो अलग चीजें अलग चीजें हैं, तो आप Fat स्केल loss पे शायद अलग देख के चीज़ है। खुश हो जाते हैं कि यार मेरा वेट लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ है, फैट लॉस नहीं हुआ, नंबर 1। सेकंड ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा वॉक करते हैं ना, भूख आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। जब आपकी भूख बढ़ेगी तो एक कॉमन सी बात है कि आपने ज्यादा खाना है। तो लेट सपोज अगर आपने 300 कैलोरीज बर्न करके दोबारा 300 इनटेक कर ली, तो आप जहां थे वहीं हैं, तो आपने तो कुछ भी अचीव नहीं किया। हाँ, मसल लॉस हो रहा होगा कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा वॉक करने से। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वॉक बेनिफिशियल है अगर उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अगर एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो फिर तो वो फायदा देती है। देखिए, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, होता ही है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जितना बॉडी में ग्लूकोज होता है वो स्टोर हुआ हुआ ग्लूकोज खत्म हो जाता है। तो जैसे फैट मेटाबोलाइजेशन स्टार्ट हो, आप वॉक स्टार्ट कर दें, कार्डियो कर लें, तो फिर वहां यूजफुल है। अगर आप समझें कि सिंपल मुझे सिर्फ कार्डियो ही करना है और कार्डियो पे ही डिपेंड रहना है, तो फिर तो लॉस बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से फायदा कोई इतना ज्यादा नहीं है। और वॉक को अब नई रिसर्च अगर आप पढ़ें तो एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं करते। यार ये अगर इसको आप समझें कि ये मेरी एक्सरसाइज है डेली वॉक, ट्रेनिंग सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हमें ज्यादा। जिम जाना बहुत जरूरी है, बहुत सिर्फ जरूरी है। वॉक पर ही डिपेंडेंट नहीं कर हो सकते। अच्छा, कुछ लोग यार हमारे पास जिम का टाइम नहीं है, बिल्कुल तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू। हम कहते हैं यार घर पे डंपल ले लो, बिल्कुल रेजिस्टेंस बैंड ले लो, मैनेज कैसे करें। मैनेज करना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कहता हूँ जी। कुछ बेसिक मैं आपको इक्विपमेंट बता दूंगा, 2 से 3, जैसे रेजिस्टेंस बैंड हो गया, कुछ डंपल्स हो गए, एक बेंच हो गया। आप अपने एक रूम में रख लें, 2-3 चीजें, बारबल रख दें, ताकि आप अगर आपके पास जिम जाने का टाइम ना हो तो एटलीस्ट 20 मिनट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देके अपने मसल्स को स्ट्रेंथ इसी के कर रेफरेंस सकें। से कंसिस्टेंसी क्या रोल बहुत प्ले जरूरी, करती है, बहुत जरूरी है। आपको अगर याद हो फिटनेस तो में क्या रोल है कंसिस्टेंसी। मैंने आपकी जर्नी के अंदर बहुत दफा आपको डांटा भी, और इस वजह से शायद आपको उस जी वक्त बिल्कुल, मुझे लगा बहुत कि डांट पड़ी है। पड़ी है ना, तो उसकी वजह ये थी कि आपने कहा कि मेरी वॉक तो है ना, आप वॉक को तो काउंट करें। और मैंने कंटिन्यूसली आपको समझाया कि आपका शायद एक गोल था, ऑब्जेक्टिव था, और विद इन 40 डेज मैंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाया। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा मेरी कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स ये हैं कि इन 40 डेज में आपसे छुट्टी कोई ना हो, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ऐसी फीमेल हैं जो समझती हैं कि यार हमने 4 दिन छुट्टी की, 5वें दिन 4 एक्सरसाइजें इकट्ठी लगाएंगे और उन 5 दिन को मैनेज कर लेंगे। पॉसिबल ऐसा नहीं है। मोस्टली आकिब सर ये होता है कि कोई भी पतला इंसान अगर जिम ज्वाइन करता है तो बहुत से लोग जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको जिम जाने की क्या जरूरत है, आप ऑलरेडी एक पतले हैं, तो क्या पतले लोग जिम ना जाएं या उनके लिए क्यों जाना जरूरी है, तो उस पर आप क्या अच्छा, कहना आप चाहेंगे। फीमेल में कह रही है ना, जी, मेल फीमेल में तो मेल चल रहे दोनों होते हैं। देखिए, अगर पतले हमारा हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्टिव लोगों का ये होता है, उनके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है जो मिथ है कि जिम सिर्फ मोटे लोगों के लिए है ना, कि मोटे आदमी जाते हैं जिम और वो पतले होते हैं। फीमेल में बहुत ज्यादा ये रेशो है कि मोटा को जाना चाहिए क्योंकि उसने पतला होना, उसके पास एक टारगेट है। नॉर्मल बंदे का कोई टारगेट नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, फिटनेस बिल्कुल हर एक इसी से की मैं लाइफ का पार्ट है। क्वेश्चन, मतलब हर कोई एक टारगेट के साथ जाता है। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही। इफ आई गिव माय एग्जांपल, तो मैं भी एक टारगेट के साथ आई थी। ऐसा ही है। ऑल्दो आई वाज नॉट दैट फैट या मैं कोई मोटी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि मेरी बॉडी एक शेप में नहीं थी। तो जो मैं आपके पास आई और आपने जो मुझे गाइड किया, मैं चाहूंगी कि आप सबसे शेयर करें कि देखिए, वो स्पेसिफिक एरिया से जो मैंने आपको बताया था कि ये Specific, रिड्यूस बिल्कुल। करना है, तो उस पे आप देखिए, आप कैसे, किस फीमेल तरह है से ना, आपने मुझे गाइड डिफरेंट किया। बॉडी टाइप होता है ना। जिस तरह कुछ फीमेल हमारे पास ऐसी आती हैं, वो कहती हैं यार मेरा तो सिर्फ जो है वो बेली फैट है, मुझे स्पेसिफिक बिल्कुल, ये कर्व बिल्कुल। करना है, ठीक है, शोल्डर ठीक है। कुछ आती हैं लोअर पार्ट हमारा ज्यादा है, अपर कम है। कुछ ऐसी हैं जो कहती हैं अपर पार्ट ज्यादा है, लोअर। तो हर बंदा अपने एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू आता है और वो उसी के थ्रू हम उससे काम करते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज देखे नहीं है कि आपके यार स्लिम बंदा आया, स्लिम बंदे को भी जरूरत है। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको अपनी बॉडी ट्यून अप करना है, नंबर 1। सेकंड, उसको फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना है। तो जिम तो हर बंदे की जरूरत है। आजकल तो जितनी भी बीमारियां हैं वो थ्रू लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, मतलब आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे चेंज हो हर रही है। कोई एक टारगेट के साथ आता है टारगेट के साथ आता है, और Exactly. टारगेट होना जिम आने के लिए जरूरी है। जरूरी है। मसल ब्रेकडाउन कहते हैं हम जिम में जो कर रहे होते हैं। जिम में मसल बिल्डिंग नहीं होती, मसल ब्रेकडाउन। हम यहाँ मसल की तोड़ फोड़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, कि मसल्स को तोड़ते हैं। मसल्स बनेंगे कब? जब आप जिम से बाहर जाके डाइट लेंगे। तो डाइट का रोल ये है कि यहाँ 1 घंटे में जो आपने ब्रेकडाउन किया है, जो एफर्ट की है, उसका इफेक्ट तब होगा जब आप जाके बाकी अगर के मैं 23 घंटे आपसे में जाएं। परसेंटेज में पूछूं कि 100 में से कितने % डाइट इंपॉर्टेंट है और कितने % जो है वो वर्कआउट। चले मैं आपको देखें, 30% हम समझते हैं वर्कआउट का रोल है। 70% में 2 चीजें, एक डाइट नहीं है, ये आप समझ लें। 70% में 2 चीजें आती हैं, आपकी डाइट प्लस रेस्ट, आपकी स्लीप। अगर आपने डाइट बहुत ज्यादा अच्छी की है, आपने वर्कआउट भी बहुत ज्यादा अच्छी की, लेकिन आपका रेस्ट पीरियड नहीं है, भाई ये जो आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज लगाएंगे, ये रिकवरी कब करेगी? जब आप रेस्ट मूड पे जाएंगे, जब आप स्लीप करेंगे। तो 70% रेशो आप उन 2 चीजों का लगा लें। बहुत से 30% लोग हैं खाते रहते हैं, बट कहते हैं हम जिम जा रहे हैं, लेकिन हर तरह का जंक फूड भी खा रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जिम जा रहे हैं
तो कुछ भी खा सकते हैं। तो इसके देखिए, रेफरेंस से आप कैसे लोगों को एक समझाएंगे चीज मैं कि आपको बड़ी diet बहुत सिंपल जरूरी समझा दूं कि कैलकुलेशन का गेम है सारा। अगर आपको यही नहीं पता दिन भर आपकी मेंटेनिंग कैलोरीज कितनी है और आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो आप अपना गोल कभी अचीव नहीं कर। लेट सपोज मैंने आपका टारगेट सेट किया, मुझे पता था आपके बॉडी हाइट के ऊपर आपकी मेंटेनिंग कैलोरी लेट सपोज 2000 थी, तो मैंने उससे डेफिसिट पे 300 का प्लान बनाया, क्योंकि आपका टारगेट वेट लॉस था। अगर गेन होता तो मैं उससे 300 का सरप्लस लगाता। अगर आप काउंटिंग नहीं कर रहे और जो आया और खा लिया और आपने कहा कि इससे मेरी बॉडी बनेगी, तो शायद आप 4-5 साल के बाद डिमोटिवेट होंगे कि यार मैंने तो 5 साल किया, कोई फायदा नहीं हो। तो ये समझ लें, ये तो आगे फिजिकली जो नजर आएगा, इंटरनली अगर आप जिम के फायदे ढूंढें तो शायद बहुत ज्यादा। इनमें से क्या कुछ फायदे हैं जो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे? देखें, एक तो हाइपरटेंशन है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू खत्म हो जाता है जिम से। इस तरह हमने कुछ क्लाइंट्स में देखा जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, एजिंग तो को, हमने वो इसी भी में किया। एजिंग को कैसे स्टॉप करता है जिम जाना? अगर किसी की एज बढ़ रही है तो उस प्रोसेस को कैसे स्लो डाउन करता है? और इस एक जो बहुत से फायदे हैं जैसे कि आपने कहा, एक ये फायदा जो सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, देखें एंटी एजिंग जिसको हम कह एंटी रहे हैं एजिंग कहते हैं। बिल्कुल, ना, इंसान में देखें यंगस्टर में और बूढ़े में अगर किसी चीज का डिफरेंस है ना, ओल्ड एज वाले में, तो वो एक ही डिफरेंस है, वो है मसल्स का। आप ये समझ लें, जितना जितना वो ओल्ड एज हो रहा है, 30 के बाद मैंने कहा हर साल 1% मसल मास आपका गिर रहा होता है, जिसको सार्कोपेनिया कहते हैं, ठीक है। तो वो मसल मास गिर रहा है, आप ट्रेन भी नहीं कर रहे, आप डाइट भी नहीं कर रहे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ फिर आएगी, मैं कार्डियो की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस आएगी। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके पास मसल मास है, जब तक आपके पास मसल मास है आप यंग है, ठीक है। हम कहते हैं हम एज को नहीं रोक सकते, लेकिन थ्रू एक्सरसाइज process। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए हम क्या करेंगे, आपका बुढ़ापा रोक सकते Slow हैं। down। जवानी आपके पास है, आप मैं आपको ऐसे बहुत सी एग्जांपल दूं जो 80 की एज में शायद आपसे और हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उनके पास, तो इसका मतलब वो जवान है ना। क्यों है? क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये एजिंग के जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन करता है, और एग्जैक्टली, हर बहुत किसी के लिए ज्यादा। सिर्फ ये नहीं कि कोई इसमें एज की कैटेगरी है कि सिर्फ यही एज वाले जिम जाएं। जैसे कि बहुत यंगस्टर्स होते हैं, छोटी एज के लोग हैं, उनको मना किया जाता है टीन ये एजेस को कि बहुत- आप जिम ना जाएं। बहुत बुरी, जो मैंने कहा ना, क्या इस पर आइडियल मैंने एज है जिम स्टार्ट करने की? देखें, जब आप समझ लें कि अब मैं समझता हूँ 13 के बाद से ना आपको जिम करना चाहिए।